तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे आज से 2 साल पहले हुए हिंदुस्तान के, बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी से पैदा हुए विवाद और केस को लेकर बात करेंगे। बहुत आसान सा लगता है देखने में। जो पहले इतना बड़ा केस कहा जाता था, आज 2 साल के बाद कानूनी तिकड़मबाजी के चलते हुए, अपने अपने असर रसूख का फ़ायदा उठाते हुए, कानून की खामियों का और पॉलिटिकल कंपल्शंस का फ़ायदा उठाते हुए एक एक करके सब गुनाह डाइल्यूट होते गए और आज शायद उस केस में कुछ नहीं बचा है। और थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में, जो 2 लोग उस केस में अरेस्ट हुए थे, बाद में कुछ दूसरे केसेस में उनको गवाह बना लिया गया और अब उन्होंने बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। देखो, आने वाले कुछ दिनों में ज़मानत भी हो जाएगी। ये भी कल ही हमने एक स्टोरी की थी, प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो भी इस केस में, एक केस में से, इसमें 3-4 केस हैं, बहुत उलझा हुआ मामला है। एक जो हसमुख भाई के मर्डर का केस था, उसमें प्रदीप शर्मा अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। पूना की जेल में थे, लेकिन वहाँ से उनको मेडिकल ग्राउंड पे पूना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और कुछ दिनों में उस बेल की, ज़मानत की अर्जी पे सुनवाई होगी। और जो आसार नज़र आ रहे हैं, उनसे लगता है कि शायद ज़मानत हो जाएगी। प्रदीप शर्मा एक बार फिर सलाखों के बाहर होंगे। अब देखिए केस क्या था। मुंबई के सेंट्रल, जो और पॉश एरिया है, बीचों बीच पुरानी मुंबई के, जिसको फेडरल रोड का इलाका कहा जाता है, उसमें मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा घर है। बहुत बड़ा इसलिए कि उसकी बहुत मंजिलें हैं, इमारतें हैं, हर एक फ्लोर पे अलग-अलग किस्म की फैसिलिटीज़। खैर, उसमें हमें जाना नहीं है। एक रात को अचानक उसकी जो घर के पास 50-60 गज की दूरी पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी पाई जाती है, जिसके अंदर कुछ जिलेटिन स्टिक्स हैं, लेकिन कोई डेटोनेटर नहीं है, ऐसा कहा जाता है, पहले भी कहा था। उसके बाद जब उसकी इंक्वायरी शुरू होती है तो एक पुलिस के इंस्पेक्टर का रोल नज़र आता है, जो उस समय CIU में था। CIU, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट। उसका नाम था सचिन वजे। सचिन वजे एक ज़माने में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सबसे यंगेस्ट एक तरीके से गिना जाता था। ख्वाजा यूनुस केस में और इस किस्म के 2-3 केसेस में और इन्वॉल्व हुआ और आखिर में वो कोई आज से 19 साल पहले नौकरी छोड़ के वकालत करने लग गया। तो मैंने आपको बताया। तो खैर, 17 साल के वक्फे के बाद उसको वापस शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार वापस पुलिस फोर्स में ले आती है और सीधा क्राइम ब्रांच की जो सबसे प्रेस्टिजियस यूनिट है, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, उसका चीफ बना दिया जाता है। हालांकि उसका रैंक बहुत छोटा था और इतनी ताकत उसको दी गई कि जो उस समय के जॉइंट कमिश्नर क्राइम हुआ करते थे, उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर, उसके नीचे DCP, उसके नीचे ACP, उसके नीचे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ये सबको बाईपास करके सचिन वजे सीधा पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को रिपोर्ट करता था। इतनी ताकत उस आदमी को दी गई थी। अब उसका रोल आता है। कहा जाता है कि वो गाड़ी, जो स्कॉर्पियो थी, वो सचिन वजे ने मुकेश अंबानी के घर के पास खड़ी की थी, जिसमें जिलेटिन स्टिक थी। जब इंक्वायरी शुरू होती है लोकल पुलिस, तो पता चलता है कि वो गाड़ी मुंबई के करीब के एक इलाके के एक व्यापारी की गाड़ी है, जिसका नाम हसमुख भाई था। जब उसकी पूछगिछ होती है, उसके साथ इन्वेस्टिगेशन होती है, इंटरोगेशन होती है, तो वो बताता है कि मेरी गाड़ी तो ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी और मैंने उसकी रिपोर्ट
पुलिस थाने में करवा दी थी। अगले ही दिन हसमुख भाई की लाश मुंबई के पास थाना क्रीक में मिलती है और जिसका मुंह के अंदर कपड़े दे के मुंह बंद किया हुआ था और बांधा हुआ था। फिर सनसनी, पहली सनसनी ये कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक की गाड़ी। 2 दिन के बाद सनसनी ये कि जिसकी गाड़ी थी उसके मालिक की लाश मिलती है पानी में से। क्रीक एरिया है जो बुशी एरिया होता है, मार्शी लैंड होती है, उसमें से पानी निकलता है और झाड़ियाँ वगैरह छोटे छोटे दरख्त बहुत होते हैं, उसमें से उसकी लाश मिलती। और करते करते उसकी जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ती है तो सचिन वजे को गिरफ्तार किया जाता है। एक और शख्स जो रिटायर्ड पुराना पुलिस का कांस्टेबल, उसको पकड़ा जाता है और बाद में प्रदीप शर्मा का नाम इन्वॉल्व होता है। इन तीनों के खिलाफ ये मर्डर का चार्ज लगता है। उसके बाद जब पॉलिटिकल डिफरेंसेस पैदा होते हैं तो होते, ये पकड़े भी कैसे थे अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। बीजेपी ऑपोजिशन में थी, जब ये गाड़ी पाई जाती है तो किसने गाड़ी खड़ी की उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नरेंद्र फडणवीस देते हैं, देवेंद्र फडणवीस, जो पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी सरकार के और जब शिवसेना उनकी सहयोगी थी। अब कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार चल रही थी और बीजेपी ऑपोजिशन में थी और देवेंद्र फडणवीस वो उसके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे। वो असेंबली सेशन चालू था, बजट सेशन महाराष्ट्र का, उसमें फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनाउंस करते हैं कि ये गाड़ी मेरी खबर के मुताबिक सचिन वजे ने खड़ी की थी। और देखिए ये पुलिस को अभी पता नहीं और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पता है। खैर दूसरे दिन वो दूसरा बम छोड़ते हैं कि जिस आदमी की गाड़ी थी उस आदमी को मार दिया गया है, उसका मर्डर हो गया है। मतलब पुलिस के बताने के पहले लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को पूरी खबर पहले लग जाती। खैर ये पॉलिटिकल कंपल्शन की बात इसलिए कर रहा हूँ को आगे आगे बहुत कुछ और आएगा। उसके बाद परमवीर सिंह का जो झगड़ा चल रहा होता है स्टेट होम मिनिस्टर के साथ, वो तूल पकड़ता है। जब सचिन वजे का नाम आता है तो परमवीर का नाम भी बीच में आता है। उनसे सवाल जवाब होते हैं, तलखी बढ़ती है होम मिनिस्टर के साथ। उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती हैं उनकी इंक्वायरी शुरू की जाती है। एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई 3, 4, 5। एक पुराने सटौरिये ने कंप्लेंट कर दी कि मेरे से 3 करोड़ लिया, किसी ने 4 करोड़ की करप्शन का एक्सटॉर्शन का केस डाल दिया। एक पुराने ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने, उसने कंप्लेंट की कि मैंने एक आरोपी को पकड़ा था, उसको छोड़ने के लिए परमवीर जब थाना के पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने मेरे ऊपर दबाव डाला। खैर सरकारें करती हैं दुश्मन निकालने के लिए, तो 5 केस इस किस्म के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के अगेंस्ट रजिस्टर हो गए। और इसके चलते चलते परमवीर सिंह ने उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है मुंबई पुलिस से पुलिस वेलफेयर कमीशन वेलफेयर बोर्ड में। तो बड़ी बेइज्जती की बात होती है और फिर तिकड़बाजियाँ शुरू होती है, मुसीबत से कैसे निकलना है। 2 दिन के बाद परमवीर एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख देते चीफ मिनिस्टर को और वो चिट्ठी लीक हो जाती। वो मुंबई के सर्कल में मशहूर हो गई लेटर बॉम्ब। उसमें उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया होम मिनिस्टर के ऊपर कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपया इकट्ठा करने का दबाव मुंबई पुलिस पर डाल रहे हैं। उनका कहना था कि ये ऑर्डर होम मिनिस्टर ने और एक दूसरे मिनिस्टर ने मिलके सचिन वजे को कहा कि तुम हर महीने हमें 100 करोड़ रुपया मुंबई की डांस बार और जो बड़े रेस्टोरेंट हैं उनसे इकट्ठा करके दोगे। तो बात ये थी कि मुंबई में तकरीबन 3000 के करीब बड़े रेस्टोरेंट, हुक्का पार्लर, रेस्टोरेंट, डांस बार, ऑर्केस्ट्रा बार, इस किस्म के अड्डे हैं जहाँ पे लोग बहुत उनको पैट्रनाइज करते हैं और काफ़ी पैसा कमाते हैं। तो अंदाज़ा ये लगाया गया कि अगर हर इस किस्म के
होटल बार या रेस्टोरेंट वाला 3 लाख रुपया भी महीने का देगा तो 3,000 में मिला के 100 करोड़ महीने का इकट्ठा हो सकता है। उसके अलावा दूसरे एक मंत्री ने अलहदा इसके अलावा 50 करोड़ रुपया और इकट्ठा करने का हुक्म भी सचिन वजे को दे दिया। ये इल्ज़ाम पुलिस कमिश्नर ने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख के लगाया और पॉलिटिकल स्टॉर्म हो गया, बहुत शोर शराबा हुआ। लेकिन होम मिनिस्टर ने इसको परमवीर सिंह की जो पर्सनल दुश्मनी उन्होंने कहा कि अपनी आप को बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और पुलिस कमिश्नर की परमवीर सिंह की बदली कर दी जाती। उसके साथ जो पूरी जो विस्फोटक की मिलने की जो केस था वो महाराष्ट्र की ATS को दे दिया जाता है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को। वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। मर्डर केसेस की इंक्वायरी लोकल पुलिस कर रहा है। साथ में जो एलिगेशन लगी थी उनकी इंक्वायरी एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी गई। झगड़ा बढ़ने लगा। उसके बाद अब देखिए ये सबका सब चेंज कैसे होने लगता है। परमवीर सिंह अपना दिल्ली में अपने जो उनके जो सोच थे उनके साथ तालमेल पैदा करते हैं। तभी महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी के दुश्मन पार्टियों की थी, केंद्र में सरकार जो थी वो बीजेपी की थी और वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं अपने इन सब कामों में। ये पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है आज तक भी हो रहा है, उसके बाद भी हो रहा है। तो जो विस्फोटक की जांच थी वो ATS एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से ट्रांसफ़र करवा के NIA को दे दी जाती है और जो करप्शन के चार्जेस लगे थे परमवीर सिंह पर वो स्टेट से हटा के CBI को दे दिए जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। महाराष्ट्र 8-10 स्टेट में से एक ऐसी स्टेट है जिन्होंने अपनी असेंबली में कानून पास किया हुआ है कि हमारी मर्जी के बिना CBI हमारे राज्य में नहीं घुस सकती। हम CBI को अपने राज्य में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। उसमें बहुत सारी स्टेट्स हैं, उसमें तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, पंजाब भी है, केरल भी है, राजस्थान है। इन सब राज्यों ने ये कानून पास किया हुआ है कि CBI हमारे प्रदेश में जांच नहीं कर सकती। तो जब हाई कोर्ट में परमवीर सिंह ने CBI जांच मांगी तो जो स्टेट का वकील था उसने कहा कि हमने तो कानून पास कर रखा है, CBI हमारे राज्य में दखल नहीं दे सकती। लेकिन आप देखिए कानून में बहस कैसे होती है। हाई कोर्ट ने परमवीर सिंह के वकील ने कहा कि सरकार नहीं भी चाहे तो भी हाई कोर्ट के पास ताकत होती है, पावर है ये कि वो किसी भी केस को CBI को हैंड ओवर कर सकते हो। लंबी कहानी उसमें नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली ये ऑर्डर हाई कोर्ट दे देता है कि ये सब केसेस CBI को ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अब देखो उसके बाद 2 एजेंसियाँ हो गई, पहले 3 थी। पहले ATS, उसके एंटी करप्शन ब्यूरो, स्टेट क्राइम ब्रांच, उसके बाद NIA और उसके बाद CBI। अब एक एजेंसी बची थी जिसका अभी तक दखल नहीं आया था, वो भी आ गया इस केस में। थोड़े दिनों के बाद जो होम मिनिस्टर थे उनकी इंक्वायरी के चक्कर में CBI की कंप्लेंट को बेस बना के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी केस रजिस्टर कर दिया और होम मिनिस्टर की जांच शुरू कर दी। उसी चक्कर में होम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ जाता है। ED के अरेस्ट होने के बाद उनको काफ़ी देर जेल में भी रहना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से अभी थोड़े दिन पहले उस होम मिनिस्टर की ज़मानत हुई है। तो ये लंबी लड़ाई चलती रही और उसमें आज के दिन में जो जितने भी केसेस हैं वो तकरीबन सब के सब दिल्ली पहुंच गए। अब NIA का सबसे बड़ा मसला ये था कि ये पूरे कांड के पीछे कारण क्या था, मोटिव क्या था। किसी भी क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है और मोटिव जानने के लिए उन्होंने बार बार सचिन वजे की पुलिस कस्टडी मांगी NIA कोर्ट से और उनको मिलती रही। लेकिन सचिन वजे ने कभी वो कारण नहीं बताया कि ये मैंने सब कुछ क्या सोच के, क्या कंस्पिरेसी थी, वो बताने के लिए उसने कभी कोई
मुंह नहीं खोला। अचानक जब इतनी बड़ी बातें होती हैं, परमवीर सिंह आराम से निकल जाते हैं महाराष्ट्र पुलिस की चुंगल से, अब पाला पड़ गया दिल्ली सरकार की पल्ले में, तो इसके लिए सचिन वजे का मुंह खोलना बहुत ज़रूरी था। और जब सचिन वजे को लगा मैं अकेला पड़ रहा हूँ, उसने भी अपना पैंतरा बदल लिया। उसने एक बयान दिया NIA को कि मैं सुपर कॉप बनना चाहता था। अब देखिए कितना बढ़िया बहाना है। मोटिव क्या है, क्राइम का मेन कारण क्या है? वो उसका कहना था कि मैं 17 साल पुलिस फोर्स से बाहर रहा हूँ, अब वापस आए हूँ इतने लंबे समय के साथ, मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है पुलिस में ज़्यादा नौकरी करने का, रिटायर जल्दी हो जाऊँगा, लेकिन जो मेरा पहले का इमेज था मैं उसको वापस जीतना चाहता था। मैं इस केस में इसकी इन्वेस्टिगेशन करके कुछ लोगों को पकड़ना चाहता था और उस केस को सुलझाना चाहता था ताकि मेरा दोबारा से बड़ा नाम बन जाए, मैं सुपर कॉप बन जाऊँ। कॉप तो होता ही है, सुपर कॉप जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्किल होती है, बड़े काम करने का कोई उसके अंदर जज्बा होता है, कोई उसके पास कोई कामयाबियां हासिल की होती हैं, मैं वो बनना चाहता हूँ। और अल्टीमेटली पुलिस फोर्स छोड़ने के बाद मैं कि इंटरनेशनल लेवल की डिटेक्टिव कम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी खोलना चाहता था। अब देखिए एशिया के सबसे अमीर आदमी के घर के पास इतनी बड़ी साजिश रची गई और अल्टीमेटली आ गया कि एक कॉप जो 17 साल बाहर रहा था फोर्स से वापस आता है, इतनी बड़ी पोस्ट मिल जाती है, वो आदमी कहता है कि मैं तो सुपर कॉप बनना चाहता। और NIA ने उसकी ये बात मान ली, जो इतने दिनों से उसकी कस्टडियल जो इंटरोगेशन कर रहे थे। जब अगली पेशी में कोर्ट में जाता है केस NIA कोर्ट में, तो NIA कहता है कि इसको आप अभी जेल कस्टडी में भेज दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसने अपना मकसद बता दिया हमें, ये इसने क्यों किया, तो हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं। तब से सचिन वजे जी आर्थर रोड जेल में हैं, एक स्पेशल सेल मिला हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं और वहाँ पे वो आप अपने दिन अभी ज़मानत होने तक वो काट रहे हैं। तो दोस्तों ये कहानी जो एक बहुत बड़ा कांड था, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, उसको 2 साल में कैसे 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 डाइल्यूट करके अब महज एक मर्डर केस बन के रह गया है, हसमुख भाई का मर्डर केस। बाकी सब जो अटकलबाजियाँ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही। ये किस्सा मेरा अपना नहीं है, ये पूरे का पूरा किस्सा और बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर संजय सिंह, और उनके कोलीग हैं, उनके साथ काम करते हैं राकेश त्रिवेदी। ये दोनों रिपोर्टर एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी के साथ काम करते हैं, क्राइम रिपोर्टर हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं दोनों, बहुत इनको इनके शुरू से जब से काम शुरू किया तब से मैं जानता हूँ। इन दोनों ने मिलके एक हिंदी में किताब लिखी है, उसका नाम है CIU, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको ऑफिशियली कहते हैं, लेकिन किताब में इन्होंने उसका मतलब रखा हुआ है क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, वर्दी में क्रिमिनल्स। बहुत डेयरिंग क्या है, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है दोनों पत्रकारों ने, सच बोलने की, सच लिखने की और सच आम लोगों तक पहुंचाने की। आपको कभी वक्त मिले तो ये किताब जरूर पढ़ना, जो मेरे पास है, आज ही मिली है मुझे, आप देख सकते हो। इसमें CIU क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म, हिंदी में संजय सिंह एंड राकेश त्रिवेदी। तो दोस्तों ये किताब आपको मिल जाएगी अमेज़न पे, कहीं भी बुक स्टोर पे। थोड़े दिन पहले मैंने आपको मेरे एक और मित्र जतेंद्र दीक्षित की किताब का जिक्र किया था, बॉम्बे आफ्टर अयोध्या। उसी तरह कुछ महीने पहले एक हमारे और मित्र है रिटायर्ड ACP बिलास दुबे, उनकी किताब का भी जिक्र किया था। तो अच्छी क्राइम के साथ जुड़ी हुई जो किताबें छाप के आती हैं वो कहीं ना कहीं से मेरे पास पहुंच जाती हैं। तो मेरी मंशा होती है कि क्राइम सीन को अच्छी तरह समझने के लिए अच्छी किताबें पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक आप सबका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।